हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने वन बॉडी प्रॉब्लम की थी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस किया था। उसके अगले लेक्चर में हमने यही सब चीज़ें डिस्कस की थी मैनी पार्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए, यानी कि ऐसी बॉडीज जो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो वर्चुअल वर्क से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट तो पता ही है, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहते हैं। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट है जिस डिस्प्लेसमेंट के, इट इज़ अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट किसी भी सिस्टम का, जिस डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्सेस जो बॉडी पे लग रही हैं और कांस्टेंट्स जो लगे हुए हैं बॉडी पे, वो चेंज नहीं होते हैं। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या मैंने लिख भी रखा है, there is no actual displacement during which forces and constants may change, hence the displacement is termed as virtual displacement। तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट जिसमें कि क्या हो रहा है, जो वर्चुअल है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हमारी कोई सी तरह की फोर्सेस चेंज नहीं हो रही हैं। आपको पता है कि अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स उस पर क्या होगी, जीरो। इसलिए वर्चुअल वर्क डन क्या होगा, देयरफॉर द वर्क डन इन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये जीरो होगा, क्योंकि ये क्या है, इस पर फोर्सेस चेंज नहीं हो रही हैं और ये इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। इसलिए द वर्क डन ड्यूरिंग द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कहलाता है। ये जो इक्वेशन लिखी है, दिस रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ये कह रहा है कि कोई भी अगर आर्बिट्री वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा सिस्टम का इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से कोई भी आर्बिट्री वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है सिस्टम का, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ये क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। लेकिन हमें पता है कि किसी भी पार्टिकल पे टोटल फोर्स, आयत पार्टिकल ले लेते हैं, किसी आयत पार्टिकल पे एफ आई अगर टोटल फोर्स है तो दो फोर्सेस का सम होती है, एक तो अप्लाइड फोर्स, एक फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स को हमने स्मॉल एफ आई मान लिया है। तो एफ आई सम हो गया एफ आई ए प्लस एफ आई, स्मॉल एफ आई आपका हो गया एफ आई इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई ए प्लस स्मॉल एफ आई, ये हो गया। तो इस एफ आई की वैल्यू ऊपर रख दीजिए इक्वेशन में, जो अभी ऊपर इक्वेशन हमने लिखी थी उसमें रख दीजिए, ये वाली इस वाली में रख दीजिए इस एफ आई की वैल्यू। तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ये आई एफ आई ए प्लस एफ आई डॉट डी आर आई। ये दोनों को मैंने अलग अलग टर्म्स लिख लिए हैं, आप चाहें तो एक साथ भी लिख सकते हैं, एफ आई ए प्लस स्मॉल एफ आई, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और डॉट डी आर आई लगा दीजिए। ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हो गया, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो गया। न्यूटन सेकंड लॉ से भी आपको पता है कि फोर्स अप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एफ आई इज इक्वल टू, और हम ऐसी यूनिट्स मान लेते हैं जिसमें कि क्या हो जाए, इक्वल हो जाए।
तो एफ आई इजक्ल टू पी आई डॉट हो जाएगा, यानी एफ आई माइनस पी आई डॉट क्या हो जाएगा, जीरो। ये दिखा रहा है बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन कि एफ आई माइनस पी आई डॉट जो होगा जीरो होगा। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसलिए अगर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई होता है तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस इक्विलिब्रियम फोर्स से एफ आई माइनस पी आई डॉट के साथ डॉट डेल आर आई करेंगे तो जीरो मिल जाएगा, यानी ये वर्डन क्या हो जाएगा, जीरो, ये हो जाएगा। और समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n लगा रखा है हमने, n पार्टिकल्स मान लिए हैं टोटल। हमने मान लिया लेट देयर बी कैपिटल n पार्टिकल्स, यानी सिस्टम इज मेड अप ऑफ कैपिटल n पार्टिकल्स, ये मान लिया कैपिटल n पार्टिकल्स, इसे समेशन लगा दिया। अगेन वही चीज रिपीट करते हैं, एफ आई इज इक्वल टू एफ आई ए प्लस एफ आई, उसी चीज़ को मैंने समझा रखा है जो भी पीछे करी थी ना, सीधी मैंने सीधा लिख दिया था। तो समेशन यहाँ पे हो जाएगा एफ आई ए माइनस पी आई डॉट, ये क्या है, एफ आई ए माइनस पी आई डॉट इंटू एफ आई। अब देख रहे हैं क्या कर दिया मैंने, एफ आई की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे, पी आई डॉट, तो ये आ जाएगा आपका एफ आई ए माइनस पी आई डॉट, और एफ आई की जगह एफ आई रन दिया, ये आ गया वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो एफ आई ए, अगर आपका वर्चुअल वर्क ऑफ द फोर्सेज ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, कांस्टेंट्स में आपको पहले भी समझा चुका हूँ, कांस्टेंट्स एक लिमिटेशन होती हैं जो किसी मोशन पे लगाते हैं, या कोई अलग तरह की फोर्स जो मोशन के अपोज करे या बाध्य करे उसे पार्टिकल को, या रोके, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो उसे रेस्ट्रिक्ट कर रही है उसका मोशन। रेस्ट्रिक्ट का मीनिंग समझ गए ना, रेस्ट्रिक्ट माने रोकना, किसी भी तरह से उसे बाध्य कर रही है, रोक रही है। जैसे फोर्स ऑफ कांस्टेंट, ये आपकी फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी क्या कर रही है, उसे बाध्य कर रही है रुकने के लिए, एक लिमिट में रोक रही है उसे। तो वर्चुअल वर्क ऑफ फोर्स, वर्चुअल वर्क अगर कांस्टेंट की फोर्स का जीरो है, यानी कि क्या है, इफ दिस इज जीरो, तो आप सीधा लिख सकते हैं एफ आई माइनस दिस इज जीरो, और अगर एफ आई जीरो है तो एफ आई इज इक्वल टू एफ आई ए हो जाएगा, और एफ आई माइनस पी आई डॉट डेल आर आई इक्वल टू जीरो। यही मैंने पीछे लिखा था अभी, उसी को मैंने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो डी एल एम्बर्ट ने यही कहा था, डी एल एम्बर्ट साइंटिस्ट का नाम है, डी एल एम्बर्ट, और डी एल एम्बर्ट ने कहा था एक सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा ऐसी फोर्स के अंतर्गत, कौन सी फोर्स, एक्चुअल फोर्स प्लस रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स पी आई डॉट, रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स, यानी एफ आई प्लस माइनस पी आई डॉट जो फोर्स होगी उसके अंतर्गत सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, एफ आई प्लस माइनस पी आई डॉट, क्योंकि रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है इसलिए इसे नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये डी एल एम्बर्ट्स प्रिंसिपल है। अभी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डी एल एम्बर्ट्स प्रिंसिपल को, नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ते हैं। यहाँ भी मैंने लिख दिया, यहाँ मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया, ये मैंने लिख दिया कि वर्चुअल वर्क डन बाय फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट्स विल बी जीरो फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस पर अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके कांस्टेंट्स से जो फोर्स लगेगी, द फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट्स, उनके कारण वर्चुअल वर्क क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ कांस्टेंट्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस while the displacement is tangential to it। जैसे फोर्स ऑफ रिएक्शन हो गई, स्मूथ सरफेस में
कौन सी फोर्स लगती है? रिएक्शन फोर्स लगती है। एम जी आपका ऊपर होता है, ये सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ये फ्रिक्शन नहीं है इसमें। तो इस पर अगर कोई चीज़ हमारी मूव कर रही है, ये हमारे पास कोई चीज़ मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका एम जी नीचे की तरफ काम करेगा और इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, एम जी। ये और स्मूथ सरफेस है तो क्या होगा? वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वी के डायरेक्शन में। अब आते हैं लैग्रेंज इक्वेशन पे। तो लैग्रेंज इक्वेशन डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल की हेल्प से प्रूव करिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस का आइडिया दिया था। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती हैं? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेट करना। जैसे मैंने आपको कौन से ट्रांसफॉर्मेशन दिए थे, एग्जाम्पल भी कल एग्जाम्पल भी समझाया था। कौन सा एग्जाम्पल समझाया था? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जब आपने बीएससी में रिलेटिविटी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी या वी एक्स टी, दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये पढ़ा होगा। और अगर यही ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंज में क्या था? डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही वो था, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था। तो क्या रिलेट कर रहा है? ये रिलेट कर रहा है एक्स प्राइम को एक्स से, यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम से। इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहलाती हैं। यहाँ टाइम टी भी किस फ्रेम में था? मैंने आपको पहले ही बताया था, दो फ्रेम माना था, एक एस माना था, एक एस प्राइम माना था। ये एस फ्रेम था, ये एक्स वाई जेड एक्सिस, और ये एस प्राइम फ्रेम था, एक्स वाई जेड एक्सिस। ऐसे ये मूव कर रहा था इधर वी वेलोसिटी से, इस तरह से माना था हमने, एस प्राइम और एस फ्रेम। इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड थे और इसके क्या थे? एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम, इस तरह से थे। इसका कोऑर्डिनेट सेंटर ओ था तो इसका ओ प्राइम मान लिया था। इस तरह से आपको ध्यान होगा वैसे। तो इस तरह की इक्वेशंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती हैं। इसी तरह से हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आर आई कोऑर्डिनेट होता है, आर आई, इसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q1 Q2 Qk, यानी आर आई की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आर आई इन टर्म्स ऑफ क्यू आई, आर आई एज अ फंक्शन ऑफ क्यू आई एंड टी, टी इज अ टाइम, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं क्यू आई एंड टी के फॉर्म में। तो इसी तरह से हमने दिखा रखा है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होंगी, यहाँ पे दिखा रखा है आर आई, जिसको जब हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में लिख देंगे। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ आपको, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो क्यू के हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स मान लिए हैं, के 1 to n मान लिया है। इट मीन्स वी आर कंसिडरिंग अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। और टी क्या हो गया? टाइम हो गया। तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, किसे? इक्वेशन नंबर 1 को, तो आर आई का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम वी आई दे देगा, यानी वी आई इज इक्वल टू आर आई डॉट। और राइट साइड को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब आर आई राइट साइड में क्या है? Q1 Q2 Qk, यानी क्यू आई के टर्म्स में है। तो इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पार्शियल डेरिवेटिव डेल आर आई विद रेस्पेक्ट टू Q1, डेल आर आई विद रेस्पेक्ट टू डेल Q1, और इधर डी Q1 बाई डी टी। इनफैक्ट ये देखो क्रॉस कैंसिल है, ये डेल आर आई बाई डेल टी है। इसी तरह से डेल आर आई बाई डेल Q2, डी Q2 बाई डी टी, डेल आर आई बाई डेल क्यू के, डी क्यू के बाई डी टी। सारे क्यूज के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा राइट साइड में, डेल आर आई बाई डेल क्यू एन, डी क्यू एन बाई डी टी। और लास्टली ये जो इक्वेशन में मैंने गोला लगा रहा हूँ, देखो ये टी है, लास्ट में टी की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, डेल आर आई बाई, देखो इक्वेशन में टिक कर रहा हूँ, डेल आर आई बाई डेल टी, ये हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं? इस पूरी इक्वेशन को समेशन लगा के लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं
ये वी आई है, ये वी आई लिख दिया, वी आई इज इक्वल टू, और जो राइट साइड वाली टर्म आई थी ये पूरी, इसे लिख सकते हैं समीशन ओवर के इज इक्वल टू 1 to n डेल आर आई बाई डेल क्यू के इंटू डी क्यू के बाई डी टी, और डी क्यू के बाई डी टी क्यू के डॉट हो जाएगा, प्लस लास्ट टर्म डेल आर आई बाई डेल टी। क्यू के था जनरलाइज कोऑर्डिनेट, क्यू के ये ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूँ, क्यू के जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स थे, इसलिए क्यू के प्राइम क्या हो जाएंगी, जनरलाइज वेलोसिटीज हो जाएंगी। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता है डेल फंक्शन से, इस तरह के डेल फंक्शन से डिफाइन किया था वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, और इस तरह का डेल फंक्शन कैसे डिफाइन किया था, जैसे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई, तो इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डेल आर आई बाई डेल क्यू वन इंटू डेल क्यू वन प्लस, या सीधा ही क्यू आई लगा सकते थे समेशन लगा के, लेकिन मैंने अलग अलग दिया, पहले क्यू वन के रेस्पेक्ट में कर दिया, फिर क्यू टू के रेस्पेक्ट में कर दिया, फिर क्यू के रेस्पेक्ट में दिखा दिया, फिर लास्ट में क्यू एन के रेस्पेक्ट में दिखा दिया। अब यहाँ पे टी वाला फंक्शन नहीं लिया बेटा, देखो यहाँ पे कायदे से आप कहोगे फिर ये भी आना चाहिए था सर, डेल आर आई बाई डेल टी इंटू डेल टी एस इंटू डेल टी, ऐसे भी आना चाहिए था। लास्ट टर्म क्या आनी चाहिए थी यहाँ पे, आप लिखते ला, फिर लास्ट टाइम आप बताते डेल टर्म डेल आर आई बाई डेल टी इंटू डेल टी, लास्ट टर्म आप ऐसे भी कह सकते थे, ये आनी चाहिए थी। लेकिन ये है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम क्या मानते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम मानते हैं। और क्यों मानते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम का वेरिएशन हम कब मानते हैं, जब परिस्थितियां बदल रही हों, तब हम कहते हैं टाइम चेंज हो रहा है। लेकिन हमारे केस में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के केस में हमने फोर्सेस को क्या माना है, अनचेंज्ड माना है, वेदर दे आर एक्सटर्नल फोर्सेस और द फोर्सेस ड्यू टू कॉन्स्टेंट्स, उन्हें अनचेंज्ड माना है। इसलिए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम लिया जाता है, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बहुत कम समय के लिए हो रहा है, और उस कम समय में हमारी फोर्सेस एंड फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स क्या है, कांस्टेंट है, नहीं वेरी नहीं करते, इसलिए हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को टाइम का इंडिपेंडेंट मान लेते हैं और डेल आर आई डेल टी को जीरो मान लेते हैं। इसलिए हमने सीधा यहाँ लिख दिया डेल आर आई इज इक्वल टू दिस, यहाँ टी का डिफ्रेंशिएशन नहीं है, हाँ लेकिन ऊपर लिया है टी का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेना पड़ेगा टी का डिफ्रेंशिएशन, ये पहले क्यू के रेस्पेक्ट में लिया और फिर लास्ट टर्म टी के रेस्पेक्ट में लीजिए, यहाँ पे पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आर आई है, वर्चुअल नहीं है डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल आर आई, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई है, तो हमने ऐसे लिख दिया। और डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या था, अभी हम डिफाइन कर चुके हैं ऊपर, तो डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल ये था, ये इक्वेशन 4 है। इस इक्वेशन में ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है बेटा डेल आर आई, और डेल आर आई क्या है, आर आई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यानी ये एक्स आई वाई आई जे आई, समझ गया ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z, कुछ भी इन टर्म्स में हो सकता है, कुछ भी आर आई। तो आर आई क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये आर आई जो हैं सारे के सारे एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सॉरी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो ये जरूरी नहीं है। जब इंडिपेंडेंट एक दूसरे के जरूरी नहीं है तो इनके कोफिशिएंट्स को हम जीरो के बराबर, इस इक्वेशन से आर आई के कोफिशिएंट्स को हम जीरो से इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि सारे के सारे आर आई एक दूसरे के पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो अगर हम आर आई के कोफिशिएंट्स को जीरो से इक्वेट करना है तो आर आई को हमें किस में लेना पड़ेगा, किस में लेना पड़ेगा, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स में लेना पड़ेगा। क्योंकि जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आगे चलते हैं, यही मैंने लिख रखा है यहाँ पे,
मैंने लिखा डेल आर आई मे नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, या आर को हटा के मे कर लीजिएगा। एंड हैंस इट इज necessary to transform del ri changes into the changes of generalized coordinates। इसलिए डेल आर आई को डेल क्यू जे या क्यू आई में चेंज करो, जिससे कि हम उनके कोफिशिएंट्स को क्या कर सकें, जीरो से कट कर सकें। और अगर हमने चेंज कर दिया डेल आर आई को इन टर्म्स ऑफ डेल क्यू आई रख दिया, तब हम डेल क्यू जे, मैंने क्यू जे ले लिया क्योंकि उस आई से आपका वो ना हो ना, आई और जे और के एक ही बात होती है। तो डेल क्यू जे ले लिया जिससे कि आप उस आई से वो ना करें, कन्फ्यूज ना करें। तो डेल क्यू जे के तब हम कोफिशिएंट्स को, हर एक डेल क्यू जे कोफिशिएंट को जीरो से क्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट सारे के सारे एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। दीज आर दी मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब दिस सिस्टम कंप्लीटली, नीडेड टू डिस्क्राइब दिस सिस्टम कंप्लीटली। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो आगे देखते हैं। तो इसे अब हमें कन्वर्जन की प्रक्रिया शुरू करनी है। कन्वर्जन की प्रक्रिया के लिए आप क्या करें, ये लिया था आपका, अभी मैं और नीचे कर देता हूँ चलो थोड़ा सा, ये लिया था हम, ये एफ आई डॉट डेल आर आई की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए, यहाँ मैंने कैपिटल एन ले लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एफ आई यहाँ तक तो ठीक हो गया। डेल आर आई की वैल्यू रख दीजिए। डेल आर आई की वैल्यू क्या थी, के इज इक्वल टू 1 to n डेल आर आई बाई डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के। ये पीछे लिखी है अभी मैंने, इससे पहले वाले लेक्चर में दिखाई थी। ये डेल आर आई की वैल्यू है, तो डेल आर आई की वैल्यू यहाँ पर रख दी, ये डेल आर आई की वैल्यू यहाँ पर रख दी। ये क्योंकि स्मॉल एन ले रखा है के की वैल्यू, इसलिए आई की वैल्यू कैपिटल एन ले ली है, क्योंकि आई और के की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों समेशन यहाँ लगा दिए ये वाले, और बीच में डॉट था बेटा इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे डॉट था, एफ आई डॉट डेल आर आई, यहाँ पे भी डॉट है, ये रहा डॉट, मैंने लाइन खींच दी डॉट पर, इसलिए एफ आई डॉट ये आ जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, डेल क्यू के, वेरिएशन इन क्यू के। इसे हमने मान लिया समेशन ओवर के इज इक्वल टू 1 to स्मॉल एन जी के डेल क्यू के। इसका मतलब हमने जी के किसे माना है, कैपिटल जी के। हमने ये नहीं लिया, ऊपर चला गया बेटा, हमने क्या किया, हमने जी के में क्या क्या छोड़ दिया यहाँ पे, डेल क्यू के, ये रहा डेल क्यू के इज इक्वल टू 1 to n, के इज इक्वल टू 1 to n, और बाकी को क्या मान लिया, जी के, यानी कि इस टर्म को हमने क्या मान लिया, कैपिटल जी के मान लिया। ये रही टर्म कैपिटल जी के मान लिया। एफ आई डॉट डेल आर आई बाई डेल क्यू के। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखें, डेल आर आई बाई डेल क्यू के है ना, तो एफ आई क्या हो जाएगा, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, एफ वाई आई प्लस एफ जेड आई, और एफ एक्स आई के साथ आई लगेगा। एफ आई को कैसे लिख सकते हैं, एफ आई को आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ आई वैक्टर को, डॉट प्रोडक्ट है तो वैक्टर्स होंगे बेटा सब, तो ये हो जाएगा एफ एक्स आई यूनिट वेक्टर आई प्लस एफ वाई आई यूनिट वेक्टर जे प्लस, समझ गए ना, एफ जेड आई यूनिट वेक्टर के, इस तरह से यूनिट, और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट किससे हो जाएगा, डेल आर आई बाई डेल क्यू के से। और डेल आर आई बाई डेल क्यू के क्या हो जाएगा, डेल आर आई बाई डेल क्यू के हो जाएगा डेल एक्स आई बाई डेल क्यू के यूनिट वेक्टर आई प्लस डेल वाई आई बाई डेल क्यू के यूनिट वेक्टर जे प्लस ऐसे के का हो जाएगा। इस तरह से दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी बेटा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, या के डॉट के ये आ जाएगा। ये जो है जी के, ये जनरलाइज फोर्स कहलाती है। जनरलाइज फोर्स किसके साथ, एसोसिएटेड विद द जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के, क्योंकि ये जी के है और किसके साथ एसोसिएटेड, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के साथ, किसके साथ, क्यू के साथ, इसीलिए ये जनरलाइज फोर्स कहलाती है, एसोसिएटेड विद जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के।
यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि जो जो डेल क्यू के है इसकी डायमेंशंस ज़रूरी नहीं है कि लेंथ की हो, और जी के की डायमेंशन डेल क्यू के की डायमेंशंस ज़रूरी नहीं है कि लेंथ की हो, और जी के की डायमेंशंस ज़रूरी नहीं है कि फोर्स की हो। लेकिन जी के डेल क्यू के की डायमेंशंस वर्क की होंगी। इसलिए अगर डेल क्यू के जो है इसकी डायमेंशंस लेंथ की हो गई, तो जी के की हमेशा फोर्स की होगी, क्योंकि लेंथ इनटू फोर्स वर्क डन। अगर डेल क्यू की डायमेंशन थीटा हो गई तो जी के की डायमेंशन टॉर्क होगी, क्योंकि टॉर्क इनटू थीटा वर्क डन। इस तरह से होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने क्या निकाला था, यहाँ हमने एफ आई डॉट डेल आर आई निकाला था और जी के मान लिया था। अब हम आगे लेते हैं। यहाँ पे हम निकालेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे हम निकालेंगे पी आई डॉट डेल आर आई। पी आई मीन्स एम वी का डिफ्रेंशिएशन, यानी एम आर आई डॉट, आर आई डॉट माने वी आई डॉट। तो ये तो हो गया पी आई, और डॉट का डॉट यहाँ लगा दिया, और डेल आर आई की वैल्यू रख दी। डेल आर आई की वैल्यू थी डेल आर आई डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के। समेशन एक साथ ले लिए। अगेन एम आई आर आई डॉट पहली वाली टर्म आ गई, और दूसरी टर्म को डॉट प्रोडक्ट के साथ यहाँ ले लिया, डेल आर आई भी डेल क्यू के, और डेल क्यू के बाहर ले लिया। थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर दिया। क्या कर दिया मैथमेटिकल मैनिपुलेशन? ये हम अपने डी क्या कर रहे हैं, हम एक इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम किसी इक्वेशन को हम ड्राइव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर दिया। मैथमेटिकल मैनिपुलेशन क्या कर दिया, दोनों सम को यहाँ ले लिया। जो अंदर की पूरी चीज़ थी ये वाली पूरी चीज़, इसे थोड़ा सा लंबा लिख लिया। इसे लिख लिया डी बाई डी टी एम आई आर आई डॉट डॉट डेल आर आई बाई डेल क्यू के। आपको पता है दो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट है। दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है आपको पता है? ए डॉट बी का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है? जैसे डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी। आपको पता है ये होता है कि डी ए बाई डी टी डॉट बी प्लस ए डॉट डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी, इस तरह से होता है। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन जब आप खोलेंगे इसका, और जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन खोलेंगे तो उसमें एक टर्म कट जाएगी, इसमें दो टर्म आएंगी, एक सिमिलर टर्म यहाँ आ जाएगी, तो एक टर्म कट जाएगी, तो आपको एक ही मिलेगी, ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, और डेल क्यू का डेल क्यू लिख दिया। अगेन डी बाई डी टी ऑफ डेल आर आई बाई डेल क्यू के, कौन सी टर्म है ये वाली डी बाई डी टी ऑफ डेल आर आई बाई डेल क्यू के, यानी डी बाई डी टी ऑफ डेल आर आई बाई डेल क्यू के। डिफ्रेंशिएशन क्यू के रेस्पेक्ट में करो या टी के रेस्पेक्ट में करो, पहले बाद में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो हमने ये क्यू के तो बाहर ले लिया और टी अंदर ले लिया, तो डेल आर बाई डेल टी क्या होता है, वी आई, और डेल बाई डेल क्यू के, तो डेल बाई डेल क्यू का वी आई हो गया। इससे ये चीज हो गया। अगेन डेल आर आई बाई डेल क्यू के, कहाँ है डेल आर आई बाई डेल क्यू के? ये है। इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम डेल आर आई बाई डेल टी और डेल क्यू के बाई डेल टी। ऊपर डेल वी आई हो गया और नीचे डेल क्यू के डॉट हो गया। नीचे डॉट भी लगाया बेटा, ये लिखा है डेल वी आई बाई डेल क्यू के डॉट लगा। क्यू के डॉट माने फर्स्ट डेरिवेटिव, जहाँ भी मैंने डॉट लगा रखे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, जहाँ दो डॉट लगे हैं वो सेकंड डेरिवेटिव। ये आप लोगों को पता है चीज़ें, पहले बताई भी जा चुकी हैं। ठीक है, ये हो गया। ये वैल्यूज़ आप रख दीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये वाली और ये वाली वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में रख दीजिए। किसमें? ये 7th इक्वेशन थी। ये जब रख देंगे तो पी आई डॉट डेल आर आई की वैल्यू ये आ जाएगी, ये क्यू के डॉट यहाँ पे, और ये आ गई। ये है वी आई डॉट डेल वी आई बाई डेल क्यू के।
पहली वाली टर्म है वी आई डॉट डेल वी आई बाई डेल क्यू के डॉट, यही टर्म और ऐड कर दो सेम, आप कर दो वी आई डॉट डेल वी आई बाई डेल क्यू के डॉट प्लस क्या कर दो डेल वी आई बाई डेल क्यू के डॉट वी आई, ऐसा कर दो। मैं सेम टर्म है ए डॉट बी इजिकल टू बी डॉट ए, तो ये डबल कर दो टर्म को, जब डबल कर दोगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं डेल बाई डेल क्यू के डॉट, इससे पहली वाली टर्म को ऐसे बिल्कुल आराम से ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी, ये वाला डी बाई डी टी यहाँ आ गया, डेल बाई डेल क्यू के डॉट ये रहा, ये बाहर ले लिया, एक समेशन को अंदर ले लिया, इस समेशन को अंदर ले लिया, और ये जो ये था डॉट प्रोडक्ट इसे लिख दिया हाफ एम आई वी आई डॉट वी आई, लिख सकते हैं बहुत आराम से। इसमें हमने क्या कर रखा है, इसमें हमने कर रखा है यहाँ पे डेल बाई डेल क्यू के ऑफ दिस, एम हाफ एम आई बाहर ले लो बेटा, हाफ एम आई बाहर ले लिया, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए डॉट बी का डिफ्रेंशिएशन होना, पहले ए का डिफ्रेंशिएशन डॉट बी प्लस बी का प्लस ए डॉट बी का डिफ्रेंशिएशन, तो जाएगा डेल वी आई बाई डेल क्यू के डॉट वी आई, अब दूसरी टर्म क्या आएगी प्लस वी आई डॉट डेल वी आई बाई डेल क्यू के डॉट, ये जो मैंने अभी बताई थी इससे पहले, लेकिन ये और ये एक ही चीज़ है, तो इसका वी के बाहर लेके यही ऊपर आ रहा है, यही वाली टर्म बाहर आ रही है, ये ऊपर आ रही है, तो इस ऊपर वाली टर्म को दो बार लिख दिया हमने प्लस प्लस करके, इसलिए हाफ लगा देते हैं यहाँ पे, इससे अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर वाली टर्म ही आ जाएगी ये वाली। सिमिलरली नीचे वाली टर्म को डबल कर दिया, सिमिलरली ये वाली टर्म को दो बार ऐड कर दिया और फिर हाफ कर दिया, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, करके देख लेना, डिफरेंशिएशन बहुत इजी है ये आ गया। अब अपने फाइनल एम की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमें चाहिए, तो पी आई डॉट डेल आर आई की वैल्यू आ गई है के इज इक्वल टू 1 to n डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट डेल टी डेल क्यू के डी के, टी क्या है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम वी आई स्क्वायर, और वी आई स्क्वायर क्या है हाफ एम वी आई स्क्वायर, और किसी भी चीज़ का स्क्वायर यानी कि हाफ एम वी आई वेक्टर डॉट वी आई, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, इसलिए वी आई डॉट वी आई को वी आई स्क्वायर लिख देते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो पीछे हमने हाफ एम वी आई डॉट वी आई जो आया था हमारा हाफ एम वी आई डॉट वी आई, उससे हमने टी ले लिया काइनेटिक एनर्जी, और लिख दी इक्वेशन को इस तरह से, ये इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन 5th एंड 10th, 5th पीछे थी 10th ये हो गई, को 4th इक्वेशन में रख दिया। 4th इक्वेशन क्या थी एफ आई माइनस पी आई डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो एफ आई डॉट डेल आर आई की वैल्यू निकाल ली और पी आई डॉट डेल आर आई की वैल्यू निकाल ली, और दोनों की वैल्यू किस में रख दी इक्वेशन 4 में रख दी, इक्वेशन 4 में रख दोगे तो ये आ जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन जो है पूरी किसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो चुकी है। ये जो लास्ट यहाँ पे ना डेल क्यू के, पहले हमारा क्या था डेल आर आई, अब क्या हो गया डेल क्यू के, ये थे ऊपर वाला था हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये नीचे हो गया जनरलाइज कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में नॉट बी इंडिपेंडेंट टू ऑफ ईच अदर, लेकिन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में क्योंकि कन्वर्ट कर लिया, ये 100% इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होंगे, इसलिए जब इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होंगे तो हर एक का कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखा जा सकता है। तो हम क्यू के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखते हैं, यानी व्हेन k इज इक्वल टू के इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, तो डेल क्यू के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रख रहे हैं, यानी व्हेन k इज इक्वल टू के कोई भी वैल्यू हो सकती है।
तो जब इसके बराबर रख देंगे तो आपको ये आ जाएगा 0 के बराबर रखने पे दिस इक्वल टू दिस, ब्रैकेटेड वाली टर्म 0 आ जाएगी। यहाँ पे माइनस था इज इक्वल टू 0 थी, ऐसे थी -0, तो जब माइनस हटा देंगे तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा जी के। ये जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन है, लैग्रेंज इक्वेशन है ये। अगर हमारा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आपको पता है कि जो फोर्स होती है वो नेगेटिव ग्रेडियंट होती है पोटेंशियल की, स्केलर पोटेंशियल की। तो यहाँ पे नेगेटिव ग्रेडियंट एफ आई होगा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ऊपर की इक्वेशन ये वाली ध्यान रखना, ये वाली ये कुछ ब्रश अलग सा सिलेक्ट हो गया मुझसे। अब सही हो गया, ये ब्रश बदल गया था मुझसे। तो ये ऊपर की इक्वेशन ध्यान रखना, और एफ आई की वैल्यू हो गई। इसलिए अब इक्वेशन 6 से जो जी के की वैल्यू थी इक्वेशन 6 से वो ये थी, ये देखो ये देखो ये देखो ये, इनफैक्ट दिस इज नथिंग बट दी डेल वी बाई डेल क्यू के, क्योंकि वो एक्स आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और जेड आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जी के की वैल्यू है माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल क्यू के। जी के की वाली वैल्यू ऊपर रख दीजिए, जो अभी ऊपर इक्वेशन थी उसमें रख देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपका इक्वेशन थी ना ऊपर वाली, ये वाली दिखा देखो, ये रही जी की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस डेल वी बाई डेल क्यू के, ये वैल्यू थी डेल वी बाई, इस जी के की जगह पर रख दिया यहाँ पे, और इसे इधर लिया लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे टी के साथ ये माइनस में हो जाएगा, माइनस अगर बाहर लेके ये वाली टर्म हो जाएगी, ये लेफ्ट साइड में लिया, इसे यहाँ पे लिया इस वाली टर्म के साथ, डेल बाई डेल क्यू के कॉमन ले लो, डेल बाई डेल क्यू के कॉमन ले लेंगे तो आपको यह आ जाएगा, यह आ जाएगा टी माइनस वी। ये क्वेश्चन आ गई। अब पहली वाली टर्म में यहाँ पे तो डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट है, यहाँ पे डेल टी माइनस वी बाई डेल क्यू के, तो क्या हम यहाँ पे भी वी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, टी माइनस वी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वी जो होता है वी इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, क्यू के का फंक्शन होगा, वी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ क्यू के डॉट, क्यू के डॉट का फंक्शन नहीं होता वी पोटेंशियल, वो हमेशा पोजीशन का फंक्शन होता है। तो ये जो क्यू के डॉट का फंक्शन नहीं होगा तो ये वाली टर्म अगर हम लिखें डेल वी बाई डेल क्यू के डॉट, वो क्या आएगी 0। जब ये 0 आएगी तो इस 0 को हम यहाँ ऐड कर दें पहली वाली टर्म में, डेल वी बाई डेल क्यू के डॉट पहली वाली टर्म में ऐड कर दें, यहाँ मैंने लिख भी रखा है, इसके साथ ऐड कर दें, तो यहाँ पे 0 को ऐड कर दें, इस वाले टर्म में 0 को ऐड कर दें, और यहाँ ये लिख दें ये रहा, या 0 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 0 को सब्ट्रैक्ट करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। टी माइनस वी को लैग्रेंजियन कहते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं, लैग्रेंजियन कहते हैं। और इस इक्वेशन को फिर ऐसे लिख देते हैं एल के फॉर्म में, और इसे कहते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन। यहाँ पे के की वैल्यू आपको पता है 1 to n थी। यहाँ मैंने लिख दिया दीज इक्वेशंस आर नोन एज लैग्रेंज इक्वेशंस फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। से कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए किया है ये इक्वेशंस वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि वहाँ के आ रहा है बेटा, के इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू n, तो ये सेट ऑफ इक्वेशंस मिलेगा। तो
एक इक्वेशन आपको मिलेगी एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें L इज इक्वल टू टी माइनस वी की वैल्यू निकालनी है, और इस इक्वेशन में L इज इक्वल टू टी माइनस वी की वैल्यू निकाल के आपको एप्रोप्रिएट जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करना है। आपको करना है ना डी बाई डी टी, आपको करना है डी बाई डी टी, और डेल एल और डेल क्यू के डॉट ये करना है ना, माइन डेल एल बाई डेल क्यू के ये करना है ना, इस तरह से लैग्रेंज इक्वेशन। तो इस तरह की लैग्रेंज इक्वेशन लेनी है, तो उसके लिए क्यू के भी सिलेक्ट करना है आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ये तो कंजर्वेटिव का था। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का देख लेते हैं। लैग्रेंजेस इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है प्रेजेंट, तो व्हेन बोथ कंजर्वेटिव एफ आई और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स स्मॉल एफ आई एक्ट ऑन ए सिस्टम, तो जी के क्या हो जाएगा, यानी कंपोनेंट जनरलाइज फोर्स जो था जी के हो जाएगा, उसमें आ जाएगा समेशन ओवर आई एन और डेल आर आई भी। फोर्स की जगह क्या हो जाएगा, दो फोर्स हो जाएंगी। पहले एफ आई था केवल, अब ये भी जुड़ जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तो अब उसमें एफ आई पहले जी के क्या था, पहले जी के था ये समेशन ओवर डॉट प्रोडक्ट विद दिस। अब क्योंकि एफ आई जुड़ गई, तो इन दोनों का समेशन का डॉट प्रोडक्ट होगा। इन दोनों के समेशन को डॉट प्रोडक्ट को आप ऐसे लिख दीजिए, ये आ गया। अलग अलग लिख दीजिए दो टर्म, ये अलग अलग लिख दिए। इसे एफ आई ये है डेल आर आई बाई डेल क्यू के, और एक है स्मॉल एफ आई। यहाँ पे एफ आई जो है डेल आर आई बाई डेल क्यू के को आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ आई है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और डेल आर आई बाई डेल क्यू के ये लिख दिया। इसे फिर ऐसे लिख सकते हैं और इसे फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो यही ये एफ आई की जो वैल्यू है ये यहाँ रख दी ऊपर इक्वेशन में। कहाँ रख दी, यहाँ पे रख दी। ये एफ आई की वैल्यू यहाँ रख दी, यहाँ पे रख दी एफ आई की वैल्यू। तो जी के आ गया ये किससे, ए से, जी के। और जो लास्ट टर्म थी इसे जी के प्राइम मान लिया। तो आपकी जो लैग्रेंज इक्वेशन जनरल फॉर्म निकाली थी उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो जनरल फॉर्म थी लैग्रेंज इक्वेशन की वो ये थी, दिस इज इक्वल टू जी के। और जी के की वैल्यू क्या है, ये है। तो जी के की वैल्यू रख दिया यहाँ पे, जाएगी। इसे सिमिलरली प्रोसीड कर लो आगे जैसे पहले किया था। कैसे, ये डेल वी बाई डेल क्यू के को इधर ले आओ, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, तो टी माइनस वी हो जाएगा, टी माइनस वी हो जाएगा, टी माइनस वी को एल लिख दो। अगेन v जो है क्यू के का फंक्शन, क्यू के डॉट का फंक्शन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे भी जीरो को क्या कर दो, डेल वी बाई डेल क्यू के डॉट को डेल वी बाई डेल क्यू के डॉट, यानी जीरो को क्या कर दो यहाँ पे ऐड सेपरेट कर दो, तो यहाँ पे भी एल मिल जाएगा। लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, ये जी के प्राइम मिल जाएगा राइट साइड में आपको, यहाँ पे जी के प्राइम। और जी के प्राइम क्या था, ये रहा जी के प्राइम, जी के प्राइम ये था, तो ये मिलेगा राइट साइड में हम लोग को। ये लैग्रेंज इक्वेशन है इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसके मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। इसके कंटिन्यूएशन में पेज 47, ये 47 लिखा है, आर्टिकल 2.9 आप लोगों को करना है, ये आप लोग कर लीजिएगा पेज 47। और क्या है, जे सी उपाध्याय का, जे सी उपाध्याय की सॉफ्ट कॉपी में बुक आपके पास पहुंच चुकी है, तो जे सी उपाध्याय बुक से आर्टिकल 2.9 इसके कंटिन्यूएशन में आप कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
अब न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन। तो लैग्रेंज इक्वेशन क्या थी, ये थी लैग्रेंज इक्वेशन, डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यू के इज इक्वल टू जी के। ये जनरल फॉर्म है लैग्रेंज इक्वेशन की, तो हम जनरल फॉर्म ले रहे हैं। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लें, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लें तो q1 इजकल टू एक्स हो जाएगा, q2 इजकल टू वाई हो जाएगा, q3 इजकल टू जेड हो जाएगा। एक्स वाई और जेड ये पोजीशन है, यानी डिस्प्लेसमेंट्स हैं। और आपको पता है क्यू के और जी के का प्रोडक्ट क्या आता है, क्यू के जी के का प्रोडक्ट जो होता है वर्क का आना चाहिए। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो जी जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, फोर्स ही होगा, फोर्स होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको बताया था कि अगर क्यू जो है थीटा है तो जी क्या होगा, टॉर्क होगा, टॉर्क। अगर क्यू जो है डिस्प्लेसमेंट है एक्स तो जी क्या होगा, फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, क्योंकि क्यू और जी का प्रोडक्ट क्या आना है, वर्क डन आना है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने ये डिस्प्लेस एक्स वाई जेड ले लिया, Q1 Q2 Q3 को, इसलिए G1 को एफ एक्स लेना पड़ेगा, G2 को एफ वाई लेना पड़ेगा, G3 को एफ जेड, यानी फोर्स के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। और एक्स एक्सिस के अलोंग उसका एक्स डिस्प्लेसमेंट है, दूसरी एक्सिस के अलोंग वाई है, तीसरे में जेड डिस्प्लेसमेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर मीन्स हाफ एम, ओह एम तो मैं लगा नहीं पाया, एम लगा देते हैं, हाफ ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। और वी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, ये रहा, डी वाई बाई डी टी और डी जेड बाई डी टी। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। हमें लैग्रेंज इक्वेशन यूज़ करनी है, ये वाली फॉर्म। तो डेल टी बाई डेल क्यू वाई डॉट निकालना है, डेल टी बाई डेल क्यू वाई निकालना है, और क्यू वाई हमारा है एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले डेल टी बाई डेल एक्स निकाल लो, डेल टी बाई डेल एक्स जीरो आएगा, क्योंकि टी के राइट साइड में एक्स का फंक्शन है ही नहीं, टी इज़ नॉट, इनडायरेक्टली तो एक्स पर डिपेंडेंट है लेकिन डायरेक्टली नहीं है, इसीलिए ये पार्शियल डेरिवेटिव है डेल टी बाई डेल एक्स। और पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो। डेल टी बाई डेल वाई क्या आएगा, जीरो, क्योंकि राइट साइड इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, टी जो है इट इज़ नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है किस पे, एक्स वाई और जेड पे, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव सबके क्या आएंगे, जीरो। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव डेल टी बाई डेल एक्स, डेल टी बाई डेल वाई एंड डेल टी बाई डेल जेड जीरो आएंगे। लेकिन डेल टी बाई डेल एक्स डॉट यहाँ जीरो नहीं आएगा, क्योंकि राइट साइड में टी में एक्स डॉट आ रहा है, ये रहा एक्स डॉट स्क्वायर आ रहा है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, हाफ एम डेल टी ओवर डेल एक्स डॉट। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, हाफ एम तो एस सच कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और एक्स डॉट स्क्वायर का आ जाएगा 2x डॉट, फिर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, ये जो इनका डिफ्रेंशिएशन होगा जीरो जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स डॉट के डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका आ जाएगा एम एक्स डॉट डिफ्रेंशिएशन, यही हमने लिखा है यहाँ पे, हमने लिखा है दिस इज एम एक्स डॉट, दिस इज एम वाई डॉट, डेल टी बाई डेल जेड डॉट क्या हो जाएगा, एम जेड डॉट। तो ऊपर वाली इक्वेशन में ये वैल्यू रख दो, इस इक्वेशन में पहले x के लिए निकाल लो, तो ये इक्वेशन ये समझ जाएगी एफ एक्स, ये सारी वैल्यू रख दो जो ऊपर निकाली है। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू ये आ गई, और डेल टी बाई डेल एक्स की जीरो आ गई, इज इक्वल टू एफ एक्स, इज इक्वल टू एफ एक्स रख दिया। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई आपकी, ये बन गई, या एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, सिमिलरली एफ वाई इज इक्वल टू दिस, सिमिलरली एफ जेड इज इक्वल टू दिस। लेकिन आपको पता है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई एफ एक्स प्लस जे एफ वाई प्लस के एफ जेड होता है। इन सब की वैल्यू रख लो, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड की वैल्यू रख दे, तो डी बाई डी टी ऑफ दिस आ जाएगा, और दिस इज पी,
द ब्रैकेटेड टर्म इज नथिंग बट द वेक्टर पी, तो डी पी बाई डी टी आ जाएगा। इसके बाद आप प्रॉब्लम्स कर लीजिएगा। कौन सी? सिंपल पेंडुलम की, एटवुड्स मशीन की, कंपाउंड पेंडुलम की, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की। बहुत इजी है ये सब ना। इन्हीं में से चारों में से कोई आएगी अगर एग्जाम में आएगी मेरे ख्याल से। और पेजेस 41 टू 47 जेसी उपाध्याय में एग्जाम्पल 1 to 8 दे रखे हैं, और पेजेस 53 टू 73 गुप्ता कुमार शर्मा में एप्लीकेशंस ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन दे रखी हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ कॉमन भी है, तो अगर आप एक से कर लें तो दूसरे से ना करें। ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये आप कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम सिंपल पेंडुलम की मैंने करके दिखा रखी है आपको। ये सिंपल पेंडुलम है, ये बना रखा है मैं सिंपल पेंडुलम। थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ बच्चे। ये पेंडुलम है, देखो ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है पेंडुलम, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है पेंडुलम, इस तरह से ये ऑसिलेट कर रहा है। तो इसकी सेंट्रल पोजीशन क्या है? ये है, और ये एक दूसरी पोजीशन है। इनका एंगल थीटा मान लिया हमने। इस डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? थीटा हो गया। ठीक है, थीटा हो गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस जो है आर्क को एस मान लिया हमने, आर्क एस। आर्क क्या होता है? एंगल इनटू रेडियस। आपको पता ही होगा, आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। हिंदी वाले बच्चे पढ़ते थे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या पढ़ते थे, तो एंगल इज इक्वल टू क्या पढ़ते थे? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। एंगल था थीटा और रेडियस है एल। ये हमने डोरी की लंबाई जो जिस पे पेंडुलम अटका हुआ उसे एल मान लिया है। तो लंबाई तो सेम रहेगी, चाहे कहीं भी चला, यहाँ भी जाएगा तब भी रहेगी ऐसे। तो ये एल 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 ये सब लंबाई है एल। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से एस इज इक्वल टू एल थीटा आ गया। अगेन इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो इस पोजीशन पे ए पे, या मान लीजिए सपोज इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। अब ये गया यहाँ ए से ऊपर ऐसे गया, तो कितनी हाइट बढ़ा? ए बी। इसकी हाइट कितनी हो गई? ए बी हाइट बढ़ा ऊपर। इस पोजीशन से इस पोजीशन जाने में कितनी हाइट में चेंज आया? ये हाइट में चेंज आया ए बी। और ए बी कितना है? ए बी है ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए माइनस ओ बी। ये ओ बी क्या से ओ ए से घटा दोगे तो ये ए बी मिल जाएगा, ये आपको दिख रहा है। और ओ ए क्या था? एल। और इस डायग्राम से ओ बी क्या है? एल कॉस थीटा। ओ बी इज एल कॉस थीटा, ये इसका कंपोनेंट एल कॉस थीटा। ट्राइंगल में लगा लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, एल कॉस थीटा। तो आपका ए बी क्या हो गया? ए बी हो गया एल माइनस एल कॉस थीटा। एस इक्वल टू एल थीटा हो गया। अगेन काइनेटिक एनर्जी, ये आपको क्या करना है? लैग्रेंज इक्वेशन बनानी है। तो लैग्रेंज इक्वेशन के लिए आपको लैग्रेंजियन फाइंड आउट करना होता है, एल इक्वल टू टी माइनस वी। तो उसके लिए आप ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आपने टी निकाला हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, वी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, यानी एस डॉट। वी स्क्वायर मीन्स एस डॉट स्क्वायर, यानी डी एस बाई डी टी स्क्वायर, डी एस बाई डी टी स्क्वायर। ये क्या होगा? वी स्क्वायर। और डी एस बाई डी टी को एस डॉट लिख दिया है हमने, डॉट लगाएंगे। एस डॉट क्या है? एस डॉट होता है एल थीटा डॉट, एल थीटा डॉट। तो यहाँ मैं स्क्वायर लगाना भूल गया, तो एस डॉट स्क्वायर एस डॉट हो जाएगा एल थीटा डॉट, क्योंकि एल कांस्टेंट है बेटा। वेरिएबल क्या है? थीटा। ये पेंडुलम यहाँ भी हो सकता है, ये पेंडुलम यहाँ पे भी हो सकता है, पेंडुलम यहाँ पे भी हो सकता है, पेंडुलम यहाँ पे भी हो सकता है। थीटा वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, एल कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन किसका होगा? जब एस का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा का, तो डी एस बाई डी टी हो जाएगा एल डी थीटा बाई डी टी। तो एस डॉट इजकल टू एल थीटा डॉट, एस डॉट स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये वैल्यू एस स्क्वायर एस डॉट स्क्वायर के में यहाँ रख देते हैं।
तो यहाँ पे एल स्क्वायर भी आएगा बेटा। यहाँ पे ये जो यहाँ पे ना एल स्क्वायर लगा दिया मैंने, एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन हुआ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ए पे हमने जीरो मानी थी, इस लेवल पे जीरो मानी थी, इस साइड पे चला गया तो एम जी एच, ये एच है, और एच की वैल्यू कितनी निकाली थी, एल वन माइनस कोस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे क्या हो जाएगी, एम जी एल वन माइनस कोस थीटा। तो लेग्रेंजियन क्या होगा, टी माइनस वी हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस वी एम जी एल वन माइनस कोस थीटा। आ गया। आपका कोऑर्डिनेट क्या था, थीटा। तो एक तो डेल एल बाई डेल थीटा निकाल लो, एक डेल एल बाई डेल थीटा डॉट निकाल लो। जो एल है यहाँ पे, इसमें थीटा डॉट स्क्वायर भी है यहाँ पे और थीटा भी है, दोनों फंक्शन है। इसके दोनों के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा ये। जब हम डेल एल बाई डेल थीटा करेंगे तो ये वाली टर्म डिफ्रेंशिएट होगी, माइनस एम जी ये आ गई, माइनस एम जी एल आ गया, और माइनस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन थीटा, तो माइनस के साथ आ जाएगा कॉस थीटा का साइन थीटा। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म जीरो आएगी क्योंकि दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ थीटा, दिस इज अ फंक्शन ऑफ थीटा डॉट, और हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अब दूसरी चीज निकाली, डेल एल बाई डेल थीटा डॉट, ये रहा। तो इसमें हाफ एम एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट आएगा, हाफ एम एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ गया, यहाँ हाफ लगा दो, और थीटा डॉट स्क्वायर का टू थीटा डॉट डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, तो हाफ से टू कट जाएगा, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन सा है इस केस में, हमारे केवल थीटा है, ये है थीटा। लैग्रेंज इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी, क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा है तो यहाँ थीटा डॉट आ जाएगा, यहाँ थीटा आ जाएगा नीचे, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल थीटा डॉट। यानी इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी, ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, ये वाली कौन सी, ये वाली। तो इक्वेशन होगी डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल थीटा डॉट, डेल एल बाई डेल थीटा डॉट की वैल्यू है एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, ये वैल्यू है इसकी, माइनस डेल एल बाई डेल डेल थीटा, इसकी वैल्यू एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये आ गई। ये जो पहली वाली टर्म है इसमें एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, थीटा डॉट वेरिएबल है, तो ये थीटा डबल डॉट हो जाएगा, दो बार डेरिवेशन, एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट माइनस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी इक्वेशन, ये आ गई। यही लिखिए यहाँ पे, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस एम जी एल, एम एल स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, जब एम एल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी। अगर थीटा स्मॉल हो, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज कंपेरेबल विथ थीटा, किसके लिए, और स्मॉल थीटा, स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा और थीटा की वैल्यू बराबर से होती है लोगों। तो यहाँ पे साइन थीटा को रिप्लेस कर दिया थीटा से, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर दीजिए इससे, इस तरह की इक्वेशन से, इस इक्वेशन को मैं नीचे करके दिखाता हूँ, इस इक्वेशन को, इस एक तरह की इक्वेशन को इससे कंपेयर कर दीजिए। यानी ऊपर वाली जो इक्वेशन है, ये जो हमारी आई है, ये हम इस तरह की इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। ये इक्वेशन किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। नीचे वाली ये वाली इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में, आपको याद होगा इस तरह की इक्वेशन होती है। इससे अगर कंपेयर करेंगे तो देखो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर वाई, ये रहा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर वाई, वाई की जगह पे थीटा है हमारा, यहाँ थीटा रख दो, तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर थीटा, ये तो ऊपर वाली टर्म मैच कर गई बिल्कुल, यहाँ थीटा, यहाँ पे भी थीटा लगा दो, तो ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा स्क्वायर की जगह जी बाई एल लगी। यानी इस केस में अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर क्या गया, जी डिवाइडेड बाई एल आ गया। और आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, हार्मोनिक टू पाई बाई ओमेगा, तो टू पाई बाई ओमेगा क्या आ जाएगा, टी, टी इज इक्वल टू टू पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, टू पाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल, ये आ जाएगा, ओमेगा की जगह स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल आ जाएगा। ये फिर ये वाली इक्वेशन बन गई, ये आ गई टू पाई।
ये आपकी वेल नोन इक्वेशन है सिंपल पेंडुलम की। तो इससे देखो हमें लैग्रेंज इक्वेशन से सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन मिल गई। इसके बाद मैंने लिख रखा है, इसके बाद GKS गुप्ता कुमार शर्मा के पेज 25 से 29 तक अप टू एग्जाम्पल ए करने हैं और पेज 31 पे 2.2 आर्टिकल करना है। अब आते हैं हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल पे। हैमिल्टन्स वेरिएशन प्रिंसिपल फॉर कंजर्वेटिव होलोनोमिक सिस्टम। होलोनोमिक सिस्टम माने हमारे जनरली सारे सिस्टम यानी जिन जो कॉन्स्टेंट्स हमारे लगते हैं सिस्टम में वो अधिकतर नोन है होलोनोमिक ही होते हैं कॉन्स्टेंट्स, इसलिए हम कंजर्वेटिव होलोनोमिक सिस्टम ले रहे हैं और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ले रहे हैं मोशन। कहाँ से कहाँ तक? T1 टाइम से T2। तो हम कह रहे हैं कंजर्वेटिव होलोनोमिक सिस्टम में मोशन T1 से T2 इस तरह से होता है कि जो लाइन इंटीग्रल, ये वाला जो लाइन इंटीग्रल है T1 से T2 के लिए L dt, जहाँ पे L आपको बताया जा चुका है, इसकी वैल्यू एक्सट्रीमम होती है यानी स्टेशनरी होती है, या मान लीजिए मिनिमम होती है। अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे एक्सट्रीमम को। तो अगर ये होगी तभी हमारा क्या होगा, करेक्ट पाथ ऑफ मोशन होगा। यहाँ S जो है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन कहलाता है, ये करेक्ट पाथ ऑफ मोशन होगा ये। और इसके लिए वेरिएशन सिंबल डेल्टा कर लें, ये मिनिमम पाथ हो गया एक तरह से। क्या हो गया? मिनिमम पाथ के लिए कंडीशन है, और मिनिमम पाथ में अगर एक्स वेरिएशन ले पाथ का ये तो 0 आएगा। तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल यही इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वाला कि डेल ऑफ T1 to T2 L dt, यानी एक्शन प्रिंसिपल का वेरिएशन एक्सट्रीमम पाथ के लिए क्या होगा? 0। एक्शन इंटीग्रल ये लिखा है ना, एक्शन इंटीग्रल, एक्शन और एक्शन इंटीग्रल। तो एक्शन का वेरिएशन फॉर एक्सट्रीमम पाथ क्या होता है? 0 होता है। ये क्या होता है? हैमिल्टन्स प्रिंसिपल होता है। यहीं तक मैंने आपको नोट्स भेज रखे थे। इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो इसे मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे का डिस्कशन होगा।